दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तबलीगी जमात की बैठक जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, उसने बता दिया कि भारत में लॉकडाउन और उसके पहले जनता कर्फ्यू को पूरे तरीके से बेमायने करने के कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तबलीगी जमात के लोगों ने सरकार के तमाम निर्देशों को बिल्कुल धता बताने की कोशिश की। क्यों ऐसा किया उन्होंने? आखिरकार इसके पीछे कोई मकसद है क्या? क्योंकि सवाल इसलिए उठने लाजमी है, 24 लोगों से ज्यादा को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है और यह पुष्ट हो चुका है। 10 लोग जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे निजामुद्दीन में, उनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। इसके बाद भी किसी व्यक्ति ने निजामुद्दीन में इस पर चर्चा तक नहीं की, ना ही सरकार को किसी तरह की जानकारी थी। आखिरकार क्या करना चाहते थे ये लोग तबलीगी जमात में? तबलीगी जमात से देश भर में फैला कोरोना का खौफ। तबलीगी जमात ने खड़ी की कोरोना से जंग में मुश्किल। तबलीगी जमात की लापरवाही ने खड़ा किया देश पर संकट। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई तबलीगी जमात की मरकज में देश के अलग अलग राज्यों से लोग जमा हुए। कोई यूपी से आया तो कोई महाराष्ट्र और तेलंगाना से। कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में यह सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन में 13 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात हुई थी। तबलीगी जमात में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे। मरकज में 100 से ज्यादा विदेशी लोग मौजूद थे। मरकज के बाद देश के कई शहरों में लोग गए और इन्हीं लोगों में से 6 की मौत तेलंगाना में हुई, जबकि 1 की मौत श्रीनगर में हुई। तबलीगी जमात का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। 1926-27 में इसकी स्थापना हुई थी। 1941 से ही यहाँ पर लगातार जमातों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पहली जमात 25,000 की थी और उसके बाद हजारों की संख्या में जमात यहाँ पहुँचने लगी। तबलीगी का अर्थ होता है अल्लाह की आवाज़। अल्लाह ने जो कुछ कहा उसे दुनिया के बीच फैलाना। और इस जमात के सदस्य बहुत से देशों के हैं। ये माना जाता है कि करीब 100 देशों के सदस्य जमात में शामिल होते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश और बहुत से वो देश शामिल है जहां पर कोरोना बुरी तरह से फैला हुआ है। अब इसी जमात में शामिल लोग कोरोना पॉजिटिव निकले तो पता चला कि कैसे तबलीगी जमात ने देश में कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने का काम किया। क्योंकि देश के 11 राज्यों से लोग इस मरकज में शामिल होने आए थे। इसमें महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और श्रीनगर के लोग शामिल हुए थे। कश्मीर में पहली कोविड मौत उसी शख्स की हुई जिसने दिल्ली के निजामुद्दीन के बांग्ला मस्जिद में उसी तबलीगी जमात का वो भी हिस्सा थे जहां पर कई लोग जो है कोविड पॉजिटिव करार दिए गए हैं। उस बांग्ला वाली मस्जिद में कहा जा रहा है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और कई मुल्कों से जो है लोग पहुंचे हुए थे और वो एक साथ जुट हुए थे। और अब जाकर उन सभी लोगों को जिनसे उनने मुलाकात की है दिल्ली में, उनकी टेस्टिंग जो है वो हो रही है, उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। मतलब तबलीगी जमात से कोरोना फैलने की आशंका से यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के नजदीक मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर पर सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में तबलीगी जमात के लोग जहां जहां गए, जिन जिन लोगों से मिले, इसकी जानकारी खंगाली जा रही है और तबलीगी जमात के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस और प्रशासन तबलीगी जमात से जुड़े लोगों का कनेक्शन खंगाल रही है ताकि कोरोना वायरस का मोहरा बनकर घूम रहे इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। टी न्यूज़ नेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 440 लोगों को अभी क्वारंटाइन किया गया है, यानी कि उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिसमें से ऐसा माना जा रहा है कि 300 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं। 2000 लोगों की पड़ताल की जा रही है और इसके अलावा 9000 और लोगों की जांच की जा रही है, क्योंकि ये सब लोग उनके संपर्क में आए हो सकते हैं। और इस पूरे इलाके को लॉकडाउन करने के साथ ही सरकार ने तकरीबन 25,000 लोगों को पूरे तरीके से खंगालना शुरू कर दिया है, सिर्फ ये समझने के लिए कि क्या कोरोना का संक्रमण इन लोगों के बीच है या नहीं। आप समझिए कितनी बड़ी संकट को आज जन्म दे दिया है निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात की इस बैठक ने।
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में जमावड़े का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। फौरन ही तबलीगी जमात के सेंटर को सील कर दिया गया। यहाँ मौजूद लोगों को बसों के जरिए जांच के लिए ले जाया गया। जांच शुरू की गई। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। निजामुद्दीन इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। निजामुद्दीन को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि एसडीएमसी यानी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे विजय हरीश दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ से अब 900 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। कुल मिलाकर 34 बसें यहाँ से जा चुकी हैं और 34 बसों में ये माना जा रहा है कि हर एक बस में 34 से 35 लोग हैं, यानी 900 लोगों को यहाँ से लेके जाया जा चुका है 34 बसों में। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी बाहर आने के लिए तैयार है। तबलीगी जमात का यह आयोजन जहां किया गया था वो दिल्ली के बीच में मौजूद है। यहां से इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा का इलाका महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए जब पूरा देश लॉकडाउन है तो इस धार्मिक आयोजन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े आयोजन की इजाजत दी गई। मामला सामने आने के बाद हालांकि दिल्ली सरकार ने मरकज के मौलाना पर एफआईआर का आदेश दिया है। साथ ही उन लोगों की तलाश तेज कर दी है जो इस मरकज में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि यूपी के देवबंद से लेकर तमाम शहरों के 100 से ज्यादा लोग इस तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बाहर जैसे निकल रहे हैं, तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात में शामिल लोग निजामुद्दीन दरगाह के आसपास ठहरे थे। जिन शहरों में गए वहां की मस्जिदों में भी ठहरे थे, जिसको देखते हुए निजामुद्दीन की दरगाह को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि निजामुद्दीन दरगाह के प्रवक्ता ने तबलीगी जमात से संबंध से इनकार किया है। देखिए, ये ख़बरों में हमने भी अभी देखा है कि तबलीगी मरकज़ में कुछ लोग संदिग्ध मिले हैं जिनको लेके जाया गया है, मगर बहुत से लोगों के फ़ोन हमारे पास भी आ रहे हैं कि दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मामला है कि यहाँ पे लोग बहुत से पकड़े गए। तो मैं एक बात तो ये साफ़ कर दूँ कि दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तबलीगी मरकज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज़ एक अलग है, तबलीगी जमात का मरकज़ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जहाँ हम खड़े हैं ये 750 साल पुरानी दरगाह है, एक सूफ़ी सेंटर है। जो लोग यहाँ जुटे थे उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो इलाके में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। यहाँ जितने भी लोग जुटे थे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा और राहुल डबास के साथ टी न्यूज़ नेशन। निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात की इस बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार ये कैसे हुआ कि इतनी बड़ी बैठक चल रही थी और 12 मार्च से चल रही थी, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली? क्या दिल्ली पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था कि 2000 से ज्यादा लोग एक 4 मंजिली इमारत में बैठे हैं और वहां पर कोरोना वायरस के नियमों का तमाम उल्लंघन हो रहा है? क्या म्युनिसिपैलिटी के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या कॉर्पोरेशन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? और क्या दिल्ली सरकार को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी? दरअसल कमियां हैं और ये कमियां इन तीनों प्रमुखों पर है। सबसे पहले दिल्ली सरकार, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी यानी कि कॉर्पोरेशन और फिर दिल्ली पुलिस। दिल्ली में इतने लोगों का जमावड़ा लगा रहा तो दिल्ली सरकार और प्रशासन को खबर क्यों नहीं हुई? क्यों स्थानीय पार्षद को मरकज के बारे में जानकारी नहीं थी? दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में देश के अलग अलग शहरों से आकर एक जगह पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चला? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से जमात में शामिल 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और प्रशासन को भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट 25 मार्च को ही भेजी गई थी, लेकिन इस पर प्रशासन ने टालमटोल वाला रवैया अपनाया और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। जलसे तो कोई नहीं हो रहे, उनके यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि वो पहले से चल रहा था कार्यक्रम और लॉकडाउन हो गया। ये किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस तरह लॉकडाउन होगा, ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन में जो कुछ हुआ उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि कोरोना के चलते कैसे हुआ धार्मिक आयोजन? इतने बड़े धार्मिक आयोजन की इजाजत कैसे मिली? क्या पुलिस और प्रशासन को दी गई थी जानकारी? दिल्ली सरकार ने आयोजन पर रोक क्यों नहीं लगाई? विदेश से आए लोग मरकज में शामिल कैसे हुए? क्या मरकज में शामिल लोगों का हुआ था कोरोना टेस्ट? आयोजन के बाद भी दिल्ली सरकार क्यों सोई रही? तबलीगी जमात से कोरोना फैलने का जिम्मेदार कौन? कोरोना के बाद जमात में शामिल लोगों ने जानकारी क्यों नहीं दी? क्या जमात के लोगों ने
खुद को आइसोलेशन में रखा। परमिशन के ये मजलिस करना, उसमें लोगों का संक्रमित होना, ये बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिस पे जांच होनी चाहिए, इसके तह में जाना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो इसमें कुछ बड़ी साजिश लग रही है, ये सामान्य घटना नहीं है। मामला बेहद गंभीर है और जो भी इसका कसूरवार है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टी न्यूज़ नेशन। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि वो तमाम लोग जो तबलीगी जमात में शामिल हुए और जिनकी वजह से आज कोरोना का संक्रमण तेलंगाना से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैलता जा रहा है, ये लोग क्या इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं? क्या ये लोग देश के दुश्मन नहीं हैं? और अगर ये देश के दुश्मन हैं तो इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए? क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया है बल्कि हर हिंदुस्तानी की जान से खेलने की हिमाकत की है। देश में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, बावजूद इसके देश के तमाम मंदिर बंद हैं। 10 दिन से मंदिरों में सन्नाटा पसरा है। तो देश के तमाम गुरुद्वारे बंद कर दिए गए हैं ताकि लोगों की भीड़ जमा ना हो सके। देश के सभी चर्च बंद कर दिए गए हैं। इन दिनों चर्च में कोई नजर नहीं आ रहा है। सभी बौद्ध मठों में लोगों की आवाजाही बंद है। लॉकडाउन के बाद से ही बौद्ध मठों में लोगों के आने पर बैन है, लेकिन एक खास समुदाय के लोग इतने बड़े संकट के बावजूद एक जगह जमा होने से बाज नहीं आए। जब मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, बौद्ध मठ बंद किए जा सकते हैं तो फिर तबलीगी जमात के नाम पर जमावड़ा लगाने का क्या मतलब? कोरोना संकट के बीच धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों को जमा क्यों किया गया? जबकि दिल्ली सरकार ने 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके में जमा हो गए। क्या ऐसा करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या तबलीगी जमात के इस आयोजन को देश विरोधी काम की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? क्योंकि ये न सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है बल्कि इन्होंने कोरोना से मुकाबला करने वाली लड़ाई के खिलाफ एक साजिश रची है। ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात को इंसानियत के दुश्मन और मौत की सौदागर करार दिया है। तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। ये मौतों के सौदागर हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं। इनके लिए मौत से कम कोई भी सजा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। जब देश कोरोना संकट से एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है, जब देश की 130 करोड़ आबादी घर में कैद है, उस वक्त तबलीगी जमात लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा करके इन लोगों ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला है? कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी जिसकी भी गलती हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मेरी सभी से ये अपील है कि जो लोग भी मरकज़ के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और मुल्क के जिस भी हिस्से में गए हों वहाँ सामने आकर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आकर के अपनी बात उनके सामने रखें, अपनी जाँच करवाएँ। जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, जब दुनिया एक एक जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही है, तब ऐसे तबलीगी जमात के नाम पर जुटे लोग वाकई इस धरती के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये समझा जा सकता है। टी न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे तबलीगी जमात में एकत्रित लोगों की वजह से पूरे देश भर में कैसे एक के बाद एक मृत्यु हो रही है। हमने आपको बताया कि कैसे तेलंगाना में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में मर चुका है। तमिलनाडु में लोग मर रहे हैं। यानी कि तबलीगी जमात की इस बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की बड़ी खबर है। और ऐसे में खबर आ रही है कि 50 लोग, जी हां 50 लोग जो तबलीगी जमात की इस बैठक में शामिल थे वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचे हैं। और ये उस वक्त गए हैं जब बड़ी संख्या में लोग नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर थे और यहां से बस पकड़कर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाने की कोशिश कर रहे थे। 50 लोग जब बड़े पैमाने पर मास माइग्रेशन हो रहा था उस वक्त बसों को पकड़कर जौनपुर पहुंचे हैं। यानी कि 50 में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। इन लोगों के जरिए कोरोना वायरस जौनपुर में भी फैल सकता है। जरूरत है कि जल्द से जल्द जांच की जाए और ये लोग सामने आए। ये लोग सामने आए, ये अपने आप में बहुत आवश्यक है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कितनी बेसिर-पैर की बात है कि कितनी बड़ी बैठक की गई दिल्ली में जिसके आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जरा सोचिए, विचार कीजिए इस बात पर।
मक्का मदीना बंद है, काबा बंद है, मलेशिया जहां सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है मुसलमानों की, और इंडोनेशिया, यहां पर नमाज बंद है, मस्जिद बंद है, दुबई पूरे तरीके से बंद है। तो फिर आखिरकार हिंदुस्तान में क्यों मरकज की बैठक हो रही है जिसमें 2000 से ज्यादा लोग एक छोटे से कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं? यह सवाल अपने आप में बड़ा मौजू है। आखिरकार क्या हो गया है? क्या अचानक धर्म खतरे में आ गया है? मस्जिद में लोग बड़े पैमाने पर आज भी एकत्रित हो रहे हैं, पुलिस डंडा मार मार कर भगाती है, फिर भी लोग नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच रहे हैं। यह क्या बेहुदापन है? काबा में इबादत पर रोक लगा दी गई है, मदीना में मस्जिद को बंद कर दिया गया है, इंडोनेशिया की सभी मस्जिदों में लोगों के आने पर पाबंदी लग चुकी है, मलेशिया में किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा नहीं हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त दुनिया पर बहुत बड़ा संकट है? क्योंकि देश की कई मस्जिदों से ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती रही है जब मस्जिदों में लोगों का जमावड़ा लग रहा है। कोरोना वायरस के खौफ के बावजूद लोग बड़ी तादाद में मस्जिद में जमा हो रहे हैं। हाल ही में ये तस्वीरें सामने आई थी जब शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगाम से सामने आई थी। यहाँ लॉकडाउन के बावजूद लोग मस्जिद में काफी तादाद में जमा हुए, एक साथ शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी। कुछ इसी तरह मस्जिद के भीतर लोगों की भीड़ की तस्वीरें यूपी के इटावा से भी सामने आई थी। यहाँ लाख समझाने के बाद भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे। जबकि कोरोना को हराना है, जिंदगी बचाना है, तो घर पर रहकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी यही अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग मस्जिद में भीड़ बढ़ा रहे हैं। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी मांग की है कि जब तक कोरोना संकट है तब तक देश की तमाम मस्जिदों में ताला लगा देना चाहिए। ऐसे में देखना है कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना के खतरे को लेकर कितनी गंभीरता दिखाते हैं और कब मस्जिदों को बंद करने का कदम उठाते हैं। टी न्यूज़ नेशन। राय, अब आपको हिंदुस्तान की मौजूदा स्थिति बताते हैं कोरोना के संक्रमण की। हम आपके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि हम दरअसल एक ऐसे मौके पर बैठे हैं जहां अगर हमने संयम से और सरकार के आदेश का पालन किया तो हम कोरोना की लड़ाई जीत सकते हैं, अन्यथा इस लड़ाई को हम हार जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने ये ग्राफिक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे आप बड़े ध्यान से देखिए। ये देखिए कि अभी जिस जगह संक्रमण की जिस जगह पर हम बैठे हैं, वहां से अगर अगले 10 दिन या 14 दिन का आंकड़ा हम लें, तो अगर हम इसका पैरेलल देखें तो चीन ने कैसे 100 से 150 के बीच से लेकर 10,000 तक के आंकड़े को पहुंचने में 14 दिन का वक्त लगाया था। स्पेन ने इसी वक्त में, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आज हम बात कर रहे हैं 31 मार्च से 14 अप्रैल तक के बीच में हिंदुस्तान की जो स्थिति है कोरोना को लेकर, वही स्थिति जब चीन की थी तो कैसे वहां पर संक्रमण बढ़ा। स्पेन में वो स्थिति रही तो कैसे संक्रमण बढ़कर 7,800 तक पहुंचा, और अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी संक्रमण बढ़कर 7,300 के आसपास पहुंचा था 14 दिन के गैप में। लेकिन अगर हमने आज एहतियात नहीं बरता तो हिंदुस्तान में कम से कम 9,000 कोरोना के मामले होंगे, और यह अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम संयम बरतते हैं तो फिर देखिए, ये जो आप हरे में आंकड़े देख रहे हैं, ये वो देश हैं जिन्होंने संयम बरता और संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखा। स्वीडन, जहां पर सिर्फ 1800 मामले आए 14 दिनों में, उसके अलावा डेनमार्क, जहां पर 1500-1600 के आसपास मामले आए, और फिर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जापान का यह आंकड़ा 1524 लोग सामने आए। अगर हिंदुस्तान में हमने संक्रमण को अच्छे तरीके से संभाल लिया और 14 अप्रैल तक चीजों को संयमित रखा तो हम तकरीबन 1500 के आंकड़े तक होंगे, और यह हमारे लिए खुशखबरी होगी। लेकिन अगर नहीं माने तो 9,000 का आंकड़ा सामने होगा। इसके साथ साथ अगला आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, कैसे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बन रही है। आइए आपको पहले यह दिखाते हैं कि क्या क्या स्थिति बनती दिख रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन से हॉट सेक्टर्स हैं। केरल में कसरकोड में 97 मामले हैं। मुंबई का महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा बड़ा हॉटस्पॉट है। कुन्नूर केरल में काफी ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में हॉटस्पॉट है कोरोना का। पुणे महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी आधार पर देखिए हैदराबाद तेलंगाना में सबसे ज्यादा वहां पर मरीज निकल कर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में नोएडा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। भीलवाड़ा हॉटस्पॉट राजस्थान का बड़ा हुआ है। गुड़गांव यानी कि गुड़गांव हरियाणा का हॉटस्पॉट बना हुआ है।
अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं कि दरअसल अगले 14 दिनों में हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या हो सकती है और संक्रमण कहां से कहां तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा केरल में प्रभावित लोग होंगे, 600 से ज्यादा लोग केरल में संक्रमित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की स्थिति तकरीबन 500 से ज्यादा हो जाएगी अगले 14 दिनों में। इसके साथ साथ ये मैं सिर्फ प्रोजेक्शन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तमिलनाडु में 250 से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, दिल्ली में 325 से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, कर्नाटक में 190 से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में 180 से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो ये विभिन्न राज्यवार स्थिति हमने आपके सामने प्रस्तुत की है और ये बताती है कि अगर आज हमने संयम बरता तो हम हिंदुस्तान को बचा सकेंगे कोरोना के प्रकोप से, अन्यथा एक बहुत बड़ी महामारी मुंह बाए इंतजार कर रही है।